हेलो फ्रेंड्स, आज बीए सेकेंड ईयर के समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया या चरणों के बारे में मैं पीयूष कुमार गुप्ता, सहआचार्य राजकीय महाविद्यालय केकरी, इस वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। इस वीडियो की शुरुआत करने से पूर्व ये बताना ज़रूरी है कि हम समाज अनुसंधान के बारे में अपनी पूर्व की वीडियो में सामाजिक अनुसंधान के अर्थ, इसकी विशेषताओं, सामाजिक अनुसंधान का महत्व, उद्देश्य एवं सामाजिक अनुसंधान में आने वाली विभिन्न समस्याओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उसी कड़ी में बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के बारे में। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया को उत्तमता के साथ समझने की दृष्टि से शोध को निम्नलिखित चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। प्रथम चरण अध्ययन समस्या का चयन। यह है कि हमें जिस अध्ययन विषय को अध्ययन करने की जिज्ञासा है उसके संबंध में हमें अपनी अध्ययन समस्या को चयनित करना चाहिए। शोध हेतु विषय का चुनाव करते समय यह ध्यान रखना होगा कि विषय के संबंध में आवश्यक तथ्य उपलब्ध हों या हो सकते हों। ऐसा ना हो कि हम जिस अध्ययन समस्या चुनाव करना चाहते हैं उसके संबंध में अध्ययन तथ्य एकत्रित ना हो सकते। जो किसी भी वैज्ञानिक पद्धति को जब हम प्रयोग करते हैं किसी भी अध्ययन में, तो तथ्यों का संकलन किया जाना संभव होना चाहिए। साथ ही हमें शोध कार्य से संबंधित जो साधनों की सीमितता है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि हमारा अध्ययन पूर्ण हो सके। यदि हमारा अध्ययन विषय दोषपूर्ण चयनित हो गया तो न केवल धन बल्कि श्रम और साधनों का अपव्यय होता है। इसलिए हमें अध्ययन विषय का चुनाव करते समय 3 बातों को मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, विषय का समाज में महत्व। नंबर 2, विषय के बारे में तथ्यों की उपलब्धता। और 3, सीमित साधनों से विषय का अध्ययन संभव है या नहीं। साधनों से यहाँ तात्पर्य है हमारा धन, समय और श्रम, कि हमें पर्याप्त धन उपलब्ध हो, हमारे अध्ययन से संबंधित सूचना एकत्रित करने के लिए हमारे पास कार्यकर्ता उपलब्ध हो और हम पर अध्ययन समस्या को समय रहते अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय, तभी हम अपने सामाजिक शोध को अच्छे ढंग से पूर्ण कर पाएंगे और उसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो सकती है। क्योंकि सामाजिक जो हमारी विषय हैं वो परिवर्तनशील, इसलिए हमें ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा अध्ययन विषय एक निश्चित समय में पूरा हो जाए। दूसरा चरण अध्ययन समस्या संबंधित साहित्य का पूर्वावलोकन करना। हमने जिस अध्ययन समस्या को चयनित किया है, क्या उस विषय से संबंधित पूर्व में कोई साहित्य लिखा गया है? यदि है तो हमें उसका पूर्वावलोकन कर लेना चाहिए।
इससे हमें अपनी शोध प्रक्रिया को दोषपूर्ण होने से बचाने में सहायता मिलती है। इस हेतु हमें शोध से संबंधित जैसे प्रलेख हैं, लेख हैं, पत्र पुस्तकें, प्रतिवेदन आदि हैं तो हमें उनका अध्ययन करना चाहिए। पूर्व साहित्य का पूर्वावलोकन करने से हमारा शोध कार्य कुछ सरल हो जाता है। साथ ही हमें शोध कार्य में आने वाली कठिनाइयों के बारे में ही पहले से ही पता चल जाता है, जिससे कि हम उनको दूर करने का प्रयास पूर्व में ही सोच लेते हैं। साथ ही शोध कार्य की पुनरावृत्ति होने से भी हमें बचाव मिल जाता है और हम उन तथ्यों को भी एकत्रित करने से बच जाते हैं जिनको कि पूर्व के अध्ययनों ने उपयोगी नहीं माना या उनका कोई उपयोग उस अध्ययन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा पाया। इस संबंध में पीवी यंग ने भी कहा है कि पूर्वावलोकन करने से शोधकर्ता को अध्ययन विषय के संबंध में ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है जिससे वह उचित प्रश्न कर सही सूचनाएं एकत्रित कर सकता है। वह शोध कार्य में उपयोगी पद्धतियों और प्रविधियों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अवधारणाओं को समझने एवं प्राकल्पनाओं का निर्माण करने में उसे सहायता प्राप्त होती है। किसी भी शोध कार्य को फिर से दोहराने की गलती से बच सकता है तथा विषय से संबंधित उन पहलुओं पर ध्यान दे सकता है जिन पर अन्य शोधकर्ताओं ने पूर्व में ध्यान नहीं दिया। इससे हमारा शोध कार्य अधिक व्यवस्थित और उत्तम प्रकार से संपन्न होने को अग्रसर होता है। तीसरा चरण अध्ययन इकाइयों का निर्धारण। अध्ययन समस्या से संबंधित इकाइयों का निर्धारण और इकाइयों को हमें पूर्व में ही स्पष्ट कर लेने की आवश्यकता है। इकाइयों का निर्धारण करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि इकाइयाँ अध्ययन के उद्देश्य से संबंधित हों और साथ ही संपूर्ण समग्र से एक रूपता रखने वाली। इकाइयों का पूर्णतः स्पष्ट और सुपरिभाषित होना अति आवश्यक है। अनेक अध्ययन की इकाइयाँ ऐसी हो सकती हैं जो अत्यंत सामान्य मालूम हो, किंतु अध्ययन के लिए वह बहुत अधिक उपयोगी हो सकती है। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति, बेरोजगार व्यक्ति, श्रमिक या सामान्य घरों में रहने वाले परिवार, आदि। इसलिए हमें किसी भी अध्ययन इकाई का निर्धारण करते समय अपने पूर्व में अपने मनोभावों को अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में पूर्व निर्धारित मान्यताओं को छोड़ देना चाहिए और हमें पूर्णतः वस्तुनिष्ठ होकर इकाइयों का निर्धारण करना चाहिए। तभी हम अपने अध्ययन को वैज्ञानिकता प्रदान कर सकते हैं और वैज्ञानिक ढंग से हम निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं। अगला चरण है प्राकल्पनाओं का निर्माण। प्राकल्पना किसी भी शोध कार्य की रीढ़ है। इसके बिना किसी शोध को पूर्ण करना नामुमकिन है। किंतु प्राकल्पना यद्यपि शोध का आधार है, किंतु एक आकस्मिक या काल्पनिक
निष्कर्ष है, जिसको कि हम सिद्ध करने के कार्य करते हैं, क्योंकि इस सामान्यीकरण की प्रामाणिकता को हमें अभी परीक्षित करना है। इसलिए प्राकल्पना का निर्माण करते समय हमें अनेक बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि प्राकल्पना हमारी स्पष्ट हो, तथ्यों से संबंधित हो, उसके संबंध में तथ्य हमें प्राप्त हो सकते हों, प्राकल्पना सरल हो, प्राकल्पना के संबंध में प्रविधियाँ उपलब्ध हों जिनसे हम तथ्यों को, सूचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं, प्राकल्पना प्रयोग सिद्ध हो तथा सिद्धांत समूह से संबंधित हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें प्राकल्पना का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि प्राकल्पना ही किसी शोध कार्य को दिशा प्रदान करती है। इसीलिए इसे दिशा सूचक यंत्र भी कहते हैं। यह न केवल शोध को दिशा प्रदान करती है, बल्कि इसकी सहायता से जो शोध करता है वो अंधकार से, इधर उधर भटकने से बच जाता है। यह हमें एक स्पष्ट मार्ग और दिशा प्रदान कर देती है, जिससे हम सही तथ्यों और उनके प्रमाणिक रूप में उन्हें एकत्रित करने में सफल होते हैं। प्राकल्पना यद्यपि अधिकांश शोध कार्यों में आवश्यक है, किंतु कुछ ऐसे शोध कार्य होते हैं जिनमें प्राकल्पना आवश्यक नहीं है। जैसे कि कोई अन्वेषणात्मक शोध हो तो उसमें हम प्राकल्पना का निर्माण नहीं करते, बल्कि हम शोध कार्य के उपरांत जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं उसके आधार पर प्राकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, जिससे कि हम भविष्य में और अध्ययन कर सकें। अगला चरण है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। अध्ययन क्षेत्र या हम शोध कार्य किस क्षेत्र में करेंगे, ये हमारे शोध विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है। अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व एक अध्ययन क्षेत्र का स्पष्ट निर्धारण कर लेना किसी भी शोधकर्ता के लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि वह तथ्यों को वास्तविक और वस्तुनिष्ठ ढंग से संकलित कर सके। इस हेतु से अध्ययन क्षेत्र की सीमाओं जैसे कि भौगोलिक, जनसंख्यात्मक तथा अन्य आधार पर निर्मित सीमाओं का निर्धारण कर लेना चाहिए। इससे हमारा क्षेत्रीय कार्य और उसमें लगे हुए जो हमारे शोध कार्यकर्ताओं की टीम है, उनके सदस्य हैं, उन्हें एक निश्चित क्षेत्र में कार्य करना सुलभ हो जाता है और उन्हें अपना अध्ययन क्षेत्र का वास्तविक ज्ञान है। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करते समय में ध्यान रखना चाहिए कि बहुत अधिक छोटा या बहुत अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। दोनों ही दृष्टि में अध्ययन कार्य में मुश्किलें पैदा करता है। अध्ययन क्षेत्र के निर्धारण के पश्चात सूचनादाताओं का चुनाव अगला चरण, कि इससे हमें उस अध्ययन क्षेत्र में किन किन इकाइयों से अपने अध्ययन समस्या संबंधित सूचनाएं एकत्रित होना संभव है, हम उनमें से उन इकाइयों को चयनित करते हैं
इस हेतु हम प्रतिचयन विधि का प्रयोग करते हैं। प्रतिचयन विधि में हम अपने अध्ययन से संबंधित समग्र सूचनाओं में से कुछ इकाइयों का चयन करते हुए उनका अध्ययन कर अपने अध्ययन को पूर्णता की ओर लेकर जाते हैं। अब ये चयन किन आधारों पर होगा, यह हमारे अध्ययन समस्या के विषय पर निर्भर करता है। अनेक बार हम समान प्रकार की इकाइयों का चुनाव करना उचित मानते, तो कई बार हम विभिन्नता प्राप्त इकाइयों का चुनाव करते हैं। किंतु इकाइयों का चुनाव करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारी अध्ययन इकाइयाँ बिना किसी पक्षपात के चयनित होनी चाहिए। हमें किसी भी इकाई का चयन इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो बहुत अमीर है या उस क्षेत्र में बहुत अधिक दबंग है या वो बहुत अधिक गरीब है या वो किसी विशेष जाति विशेष का है जिससे वो अध्ययन करता सूचनाएं एकत्रित करना ना चाहता। यदि हम इन सब बातों से बचे रहेंगे तो हमारी अध्ययन इकाइयाँ या सूचनादाता पक्षपात रहित होकर चयनित होंगी और हमें उत्तम रूप में सामग्री उपलब्ध कराएं। सूचनादाताओं का चुनाव करते समय भी इस बात को पुनः दोहराएं कि इसमें भी हमें संख्या का निर्धारण करना हमारी अध्ययन समस्या तथा हमारे संसाधनों पर निर्भर करता है। किंतु यहाँ भी ध्यान रखना है कि हमारा प्रतिचयन बहुत अधिक छोटा और बहुत अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। किंतु अनेक ऐसे अध्ययन भी होते हैं जिनमें हमें सभी इकाइयों चुनाव करना पड़ता है, जिसे हम जैसे सेंसस में हम पूरे देश की सभी समस्त जनसंख्या के अध्ययन को प्राथमिकता देते हैं। इसके पश्चात आवश्यकता है सूचना के स्रोतों एवं अध्ययन के उपकरणों एवं प्रविधियों का निर्धारण करें। उपरोक्त सभी चरणों से गुजरते हुए जब हम सूचनादाताओं से सूचना इकट्ठा करना प्रारंभ करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें सूचना किन उपकरणों और किन प्रविधियों से प्राप्त करनी है तथा सूचना के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। हमें सूचना के स्रोत प्राथमिक इस्तेमाल करने हैं या द्वितीयक। यदि प्राथमिक हैं तो हमें प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार ऐसी प्रविधियों का निर्माण करना होगा। और यदि द्वितीयक हैं तो उस क्षेत्र विशेष में हमें वो सूचनाएं किस रूप में और कहाँ से प्राप्त होंगी ये हमें पता होना चाहिए। या उस क्षेत्र विशेष से संबंधित सूचनाएं किसी शोध ग्रंथ में हैं, पांडुलिपियाँ, कोई जनगणना रिपोर्ट, अभिलेख, गजेट या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात हमें अपने निर्धारित उपकरणों और प्रविधियों को पूर्व परीक्षित कर लेना होगा। तो अगला चरण है हमारा उपकरणों एवं प्रविधियों का पूर्व परीक्षण तथा अग्रगामी अध्ययन। यह इसलिए ज़रूरी है कि हमने जिन प्रविधियों का चुनाव किया है क्या वास्तव में उसके माध्यम से हम अपने अध्ययन के लिए उत्तम सूचना सामग्री एकत्रित कर पाएंगे या नहीं। क्या हमारी प्रविधियाँ पूर्णतः दोषपूर्ण है या नहीं, इनका हमें पूर्व परीक्षण करना आवश्यक है। इस हेतु हम एक अग्रगामी अध्ययन करते हैं, पायलट स्टडी करते हैं। पायलट स्टडी मतलब है कि हम जो बड़ा अध्ययन करने वाले हैं उसी का एक संक्षिप्त रूप में कुछ इकाइयों से उस क्षेत्र में अध्ययन करते हैं, जिससे हमें अपने
उपकरण, प्रविधियों और जो भी हमने पूर्व में निर्धारित योजना बनाई है उसके संबंध में वास्तविक जानकारी तक औसत रूप प्राप्त हो जाए। और यदि उसमें किसी प्रकार के फेरबदल की आवश्यकता है, संशोधित करने की आवश्यकता है, तो हम संशोधित कर सकते हैं। इससे हमारा जो साधन है, समय, धन, श्रम तीनों की बचत हो जाती है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। तत्पश्चात तथ्यों का अवलोकन और संकलन। इस शोध कार्य की संपूर्ण योजना के तैयार हो जाने के बाद क्षेत्रीय कार्य प्रारंभ होता है। अब हम तथ्य सत्यों संकलन के लिए अवलोकन तथा अध्ययन हेतु निर्धारित उपकरण और प्रविधियों का सहारा लेते हुए अध्ययन सामग्री एकत्र करना प्रारंभ करते हैं। इस हेतु हमें अनेक इकाइयों से संपर्क करना पड़ता है और यदि हम एक टीम वर्क के रूप में कोई शोध कार्य कर रहे हैं तो अपनी टीम के सदस्यों को भी उन पर भी हमें अपना नियंत्रण और रखना चाहिए, जिससे कि व्यर्थ के या अप्रासंगिक या असंगत तथ्यों को एकत्रित होने से बचा जा सके और हम उनको साथ ही साथ जांच भी सकें। तथ्य संकलन पूर्णतः पक्षपात रहित होकर किया जाना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हमारे शोधकर्ता जो हैं वो पूर्वाग्रहों से मुक्त हों और वास्तविक रूप में उन्हें जो कुछ अवलोकित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है उसी को एकत्रित करें, जिससे कि हमारा निष्कर्ष दोषपूर्ण होने से बच सके। इसके पश्चात चरण आता है तथ्यों का विश्लेषण और विवेचन। इसमें हमें तथ्यों का संपादन करना है, संकेतन करना है, वर्गीकरण करना है और ताड़ना करना है। यह एक अध्ययन का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यहाँ से हम जो हमने विषय सामग्री एकत्रित की है उसे विवेचित करके अपने प्राकल्पना के संबंध में वास्तविकता से रूबरू होने का अवसर प्राप्त होता है। एक कुशल शोधकर्ता जो है उसे एकत्रित तथ्यों को इस प्रकार से सभी के सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता है कि वे सजीव महसूस हों, अर्थात वो जिस निष्कर्ष को बताते हों वो हमें वास्तविकता प्रकट करने वाले। इस हेतु तथ्यों का संपादन अनेक प्रविधियों के माध्यम से जो हमने तथ्य एकत्रित किए हैं उसके लिए आवश्यक है। इस हेतु हमें अपने तथ्यों का वर्गीकरण करना है, तो हमें विभिन्न वर्गों का निर्धारण करना है और उन वर्गों में अलग अलग विशेषताओं वाले तथ्यों को वर्गीकृत कर उनके बीच जो संबंध है उनका निर्धारण करना है। इस हेतु हम उनका विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण के उपरांत हम पाते हैं कि इन तथ्यों के बीच में परस्पर किसी न किसी प्रकार का संबंध है। यह संबंध अनुपाती या व्युत्पन्नवादी किसी प्रकार का हो सकता है। कहने का तात्पर्य कि दो तथ्य एक साथ चलने वाले भी हो सकते हैं और एक दूसरे के विपरीत चलने वाले भी हो सकते हैं। इसके द्वारा हम न केवल संख्यात्मक तथ्यों का बल्कि हम गुणात्मक तथ्यों को भी अध्ययन करने में सफल हो जाते हैं।
तत्पश्चात अंतिम मुख्य चरण है तथ्यों का सामान्यीकरण और निष्पादन या नियमों का प्रतिपादन। इस स्थिति पर आकर हम वैज्ञानिक निष्कर्षों पहुंचकर नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि जो हमने निष्कर्ष निकाले हैं उनके आधार पर क्या नियम बनता है। हमने जो कुछ प्राकल्पना के माध्यम से सोचा था कि हमारी प्राकल्पना यहाँ वास्तविक रूप में सिद्ध होती है या उसमें कमी पाई जाती है। यदि सिद्ध नहीं होती तो हम एक नई प्राकल्पना को निर्मित करने के और आगे बढ़ जाते हैं। और यदि हमने किसी पूर्व सिद्धांत को भी परीक्षित किया है तो वहाँ वह भी हमारे इस स्तर पर आकर परीक्षित हो जाता है और हम नए प्रकार के नियमों का निर्माण करने में सफल हो जाते हैं। यहाँ यह आवश्यक है कि इस चरण के रूप में हम जो अध्ययन विश्लेषित कर रहे हैं उनको हमें बहुत अधिक ध्यान से विवेचित करना चाहिए और उनकी जो रिपोर्ट तैयार करें उसे भी हमें स्पष्ट करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम जिन तथ्यों के आधार पर उनके बीच कारणात्मक संबंधों को बता रहे हैं उनमें वास्तविकता हो। इन सब बातों का यदि हम या इन सब चरणों से होते हुए यदि हम किसी शोध कार्य करते हैं तो निश्चित रूप में